आज का पहला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष के रूप में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942, 1930, 1936, 1932 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और इसके संस्थापक भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। बात करें 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसके साथ साथ क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1930 को आप रिलेट कर सकते हैं दांडी मार्च से, साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1932 को 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट से रिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? बदरुद्दीन तैयबजी, शिशिर कुमार घोष, बीके चिपलुनकर, आनंद मोहन बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आनंद मोहन बोस। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कहाँ हुई? कोलकाता में। और इसमें आनंद मोहन बोस और इनके साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आता है। तो यहाँ पे हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी नाम ऐड कर लेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। यदि भाग पूछ लिया जाए तो भाग 15 में है, भाग 15 में, और अनुच्छेद 324 से 329। इसके साथ साथ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक है। और यदि भाग पूछता तो भाग 5 हो जाता। बात करें अगर संघ लोक सेवा आयोग की, तो ये अनुच्छेद 315 से लेके 323 है। यदि भाग की बात की जाती तो भाग क्या हो जाता? 14। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? फ्रांस से, कनाडा से, सोवियत संघ रूस से, ब्रिटेन से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यदि हम बात करें फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, साथ में समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता की बात की गई, यानी यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और साथ में बंधुत्व की बात की गई है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, संघीय व्यवस्था। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो किसके पास होगी? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र के पास। ब्रिटेन, और इसके साथ साथ एक और रिलेट कर सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ब्रिटेन से बात करें तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। संसदीय प्रणाली कहाँ से है? प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। साथ में यहाँ से एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके साथ विधि का शासन, विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और कैबिनेट प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी मौलिक कर्तव्य की कौन कौन से हैं। तो देखिए, भाग 4 का भाग है मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51A। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 8 मूल कर्तव्य सुझाया गया, लेकिन 10 को जोड़ा गया।
और इसका स्रोत है सोवियत संघ रूस। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा जाता है। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? पहला तो ये है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, और दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संयोजे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और अक्षुण्ण बना के रखें। चौथा बताता है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। पांचवा का संबंध सद्भाव और भाईचारे से है। छठा जो है सम्मिलित संस्कृति का समूह है, यानी विरासत को बचा के रखेंगे। सातवां प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, झील, नदी, इनका क्या करेंगे? हम संरक्षण करेंगे। आठवां में बताया गया है कि वैज्ञानिक सोच और मानवता के विचार को विकास किया जाएगा। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना। 10वां मौलिक कर्तव्य है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास होगा। और 11वां है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको उनके अभिभावकों का एक कर्तव्य होगा कि उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय राजस्व सेवा पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत का नियंत्रक और गवर्नर जनरल, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है राजस्व सेवा पे किसका नियंत्रण होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। बात करें यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होती है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसके लिए आयोग जो बना था उसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका शुरुआती जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, यानी कोलकाता था। बाद में इसे 1937 में परमानेंटली मुंबई कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? नेशनलाइजेशन तो 1 जनवरी 1949 को होता है। कब होता है? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण होता है। इसके पहले गवर्नर जो होते हैं ओसवार्न स्मिथ होते हैं। ओसवार्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर होते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर, अगर यहाँ पे भारतीय लिख दिया जाए पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के, तो हो जाते हैं सीडी देशमुख। यदि वर्तमान पूछ लिया जाए कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और यह कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, उपसूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची। यदि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, यदि एक ट्रिक याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे है शिव का विष आम है से यहाँ चूंकि कुछ नहीं है। सी से हो जाएगा शिक्षा, व से हो जाएगा वन, का से हो जाएगा कारखाना, और वी से हो जाएगा बिजली, और स से हो जाएगा स्वास्थ्य, आ से हो जाएगा आर्थिक नियोजन, और म से हो जाएगा मजदूर संघ। ये किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। और यदि हम बात करें संघ सूची के कौन कौन से विषय आते हैं, तो संघ सूची में रक्षा आ जाता है, यानी डिफेंस। विदेशी मामले जो भी होते हैं, यानी विदेश के मामले जो होते हैं वो किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। रेलवे किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग भी किसके अंतर्गत आता है? बैंकिंग संघ सूची का विषय है। डाक और तार यानी डाक विभाग भी किसके अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत है। नागरिकता किसके अंतर्गत है? ये भी संघ सूची का विषय है। और अंतर्राज्यीय जो व्यापार होते हैं वो भी संघ सूची के विषय होते हैं। बात करें यदि हम राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं, तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ जो है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका विषय है? कृषि भी राज्य सूची का विषय है।
इसके साथ साथ जेल भी राज्य सूची का विषय है। और पशुपालन, पशुधन, सड़क परिवहन ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अंतरतम परत मुख्य रूप से किससे बनी है? सिलिका और लोहे से, निकिल और एल्युमिनियम से, सिलिका एल्युमिना से, निकिल और लोहे से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निकिल और लोहे से। तो आप याद कर लीजिए सियाल, इसके साथ साथ आप सीमा याद कर लीजिए, और सियाल, सीमा, और एक याद कर लीजिए नीफे। तो पृथ्वी SiAl, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये दोनों जो है सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है पृथ्वी के। मध्य परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम आ जाता है, M से मैग्नीशियम है। और सबसे निचली परत जो है उसमें निकिल और आयरन, यानी निकिल आयरन मतलब लोहा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही समूह का चयन कीजिए। डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुड्डी, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुड्डी, डेटा बेट्टा, महेंद्रगिरी, अनाईमुड्डी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, अनाईमुड्डी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। इसका सही उत्तर है अनाईमुड्डी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। अनाईमुड्डी जो है इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। और यह दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत प्लस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी। डोटा बेटा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। और यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोटा बेट्टा। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। और यह जो है अरावली रेंज और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यानी अरावली रेंज और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कौन? गुरु शिखर। महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है 1501 मीटर है, 1501 मीटर है। और पूर्वी घाट उड़ीसा में ये पड़ती है, पूर्वी घाट उड़ीसा का पार्ट है। यदि पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो जिंदागाड़ा है, जिंदागढ़ा या जिंदागाड़ा जो भी पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा दो प्रमुख शहरों में से किसको जोड़ता है? लेह और विशाखापट्टनम को, लेह और कन्याकुमारी को, श्रीनगर और विशाखापट्टनम को, श्रीनगर और कन्याकुमारी को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर चूंकि नॉर्थ का पार्ट हो जाएगा और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है ये दक्षिण का पार्ट हो गया, साउथ का। ये जो टोटल लेंथ है यानी लंबाई है 3699 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट इसको 4000 किलोमीटर माना जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी खेती है जो फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट, जैविक कीट नियंत्रण और यांत्रिक खेती पर निर्भर करती है? तो ये जैविक खेती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1982, 1986, 1992, 1996, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इसके साथ आप याद रखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाता तो हो जाता 1972। प्रोजेक्ट अगर टाइगर की बात की जाती तो 1973 हो जाता। यदि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की बात की जाती, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की, तो 1974 हो जाता। यदि हम बात करें वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम तो ये हो जाएगा 1980 में। और इसके साथ साथ जैव विविधता अधिनियम की हम बात कर लें, जैव विविधता अधिनियम तो ये 2002 में आ जाएगा। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट आप याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, शुभंकर राव, राज ठाकुर बोस, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राजर्षि पुरुषोत्तम दास
टंडन। यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन था? सरोजनी नायडू थी, और ये पहली महिला राज्यपाल थी भारत की भी, भारत के किसी भी राज्य की। मुख्यमंत्री यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत थे पहले, 26 जनवरी 1950 को यूपी के नामकरण के बाद। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी सही है। और इसके बाद से प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि पूछा गया था। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल, और प्रथम मुख्य सचिव भोलानाथ झा। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? हिंदुस्तान, जो कि 1887 में प्रतापगढ़ से चलता था। और प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करती हैं? कर्मनाशा, गंडक नदी, घाघरा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता उपरांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? नसीरुल्लाह बेग, विद्याधर गोविंद ओक, विधुभूषण मलिक, वशिष्ठ भार्गव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विधुभूषण मलिक ने किया था। बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद की स्थापना 17 मार्च 1866 को होती है। कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। और 1869 में से कहाँ लाया गया? इलाहाबाद लाया गया। कहाँ पे? इलाहाबाद लाया गया। अगर बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, सर वाल्टर मार्गन थे। कौन? सर वाल्टर मार्गन थे पहले मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। इसके साथ स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश बनते हैं विधुभूषण मलिक। और यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान, यानी शाह मोहम्मद सुलेमान जी थे। ये पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? बेतवा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, यानी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शारदा नहर। तो शारदा नहर की लंबाई जो है 938 किलोमीटर है, और इसका निर्माण जो 1920 में प्रारंभ होता है, और जो बनकर 1928 में बन के तैयार हो जाती है। इसका उद्गम जो है नेपाल सीमा के पास बनबसा पीलीभीत जिला से होता है। और यदि बात करें तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करने वाली क्या है? नहर प्रणाली है। यहाँ पे जो निचली गंगा नहर है, तो यह गंगा नहर का ऊपरी और निचली भाग में, यानी गंगा नहर को ऊपरी और निचली गंगा नहर में बांटा गया है। तो इसमें जो निचली गंगा नहर या बुलंदशहर के पास नरोरा नामक स्थान से निकलती है, यानी ये बुलंदशहर से नरोरा नामक स्थान से निकलती है। और यदि ऊपरी गंगा की बात की जाए, ऊपरी गंगा नदी की, तो यह हरिद्वार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सिगरेट उद्योग कहाँ स्थित है? लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सहारनपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 25, 35, 30, 28, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 28। यदि गंगा नदी की हम लोग बात करें, तो यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पे पड़ता है ये। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था? तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे 2008 में मिलता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसे बंगाल में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और जब यह ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं, तो दोनों मेघना के नाम से जानी जाती हैं। दोनों किसके नाम से जानी जाती हैं? मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा की यदि सहायक नदी की बात करें, तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। ये सब गंगा की क्या हैं? सहायक नदियां हैं।
और यदि हम बात करें ये बाएं तट की थी, ये बाएं तट की सहायक नदियाँ थी। यदि दाएं तट की सहायक नदियाँ की बात करें तो यमुना, सोन आ जाएगा, यमुना, सोन और उसके साथ साथ दामोदर नदी, ये कहाँ की हो जाएंगी, दाएं तट की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। गंगा नदी के ऊपर महत्वपूर्ण शहर जैसे हरिद्वार स्थित है गंगा नदी पे, अपना वाराणसी स्थित है, कानपुर स्थित है गंगा नदी किनारे, ठीक है, पटना भी किसके किनारे है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1950 में, 1969 में, 1970 में। तो सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1980 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? गुलाबी से, ब्राउन यानी भूरी से, काली से, सुनहरी से, यानी में से कोई नहीं। सही उत्तर है उर्वरक क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन यानी भूरी से। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्रांतियों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और भारत में इसको जनक किससे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन का। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, इसके जनक भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को माना जाता है। भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जनक इसके अरुण कृष्णन है। लाल क्रांति को टमाटर और मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसका जनक विशाल तिवारी। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और फल उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, जनक दुर्गेश पटेल हैं। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति जो है फल और शहद से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से, जनक इंदिरा गांधी। सदाबहार क्रांति कृषि से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बांग्लादेश। इसके लिए आपको ट्रिक पता होगा, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक है, किया तो ब से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जिसके साथ 4096.7 किलोमीटर की लंबाई भारत साझा करता है, इसके साथ च से चिन्ह हो जाएगा, इसके साथ है 3488 किलोमीटर। प से हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबाई है। न से नेपाल हो जाएगा, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। म से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा साझाकरण है 1643 किलोमीटर है। और बी से यहाँ पे भूटान है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और ए से अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। यदि बात करें भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। यदि यहीं पूछता कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।